नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका फिर से स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, जैसा कि हमारा चल रहा है कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जूनियर सुपर टीईटी के लिए सामाजिक अध्ययन, जो कि ये हमारे इतिहास से रिलेटेड है। और आपके महान व्यक्तित्व जो समाज सुधारक तो नहीं कहेंगे इन्हें, लेकिन एक महान व्यक्तित्व की तरह करेंगे। समाज सुधारक में आपके आ जाएंगे जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये लोग आएंगे। तो इन लोगों के बारे में भी इसमें देना होना चाहिए। एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन है। बिल्कुल, इसमें सभी लोग हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर जी हैं, सभी लोग हैं इसमें। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद, विवेकानंद। बिल्कुल, ये आपका समाज सुधारक, जो समाज सुधार आंदोलन है, उसको भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईसा की 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है। प्रयाग में बहुत बड़े दान समारोह का आयोजन किया गया था। संपूर्ण भारत से लोग दान दक्षिणा पाने के लिए एकत्र थे। राजा दान दक्षिणा की सभी वस्तुओं को, यहाँ तक कि राजकोष की संपूर्ण संपत्ति और अपने शरीर के समस्त आभूषणों को जब दान दे चुका, तो एक व्यक्ति ऐसा रह गया जिसे देने के लिए उनके पास कुछ शेष नहीं था। मतलब प्रयाग में एक बहुत बड़ा दान समारोह का आयोजन किया गया था और संपूर्ण भारत से लोग वहाँ पे दान दक्षिणा पाने के लिए पहुँचे थे। जब राजा ने सभी वस्तुओं को दक्षिणा में दे दी, दान कर दिया, अपनी सभी वस्तुओं को दान कर दिया, और यहाँ तक कि अपने शरीर पर, जो उनके शरीर पर आभूषण थे, उनको भी उतार कर दान कर दिया, तो एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा। एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा, मतलब राजा जो थे उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, उनके पास अब कुछ भी बचा नहीं था। ठीक है, तो एक व्यक्ति वहाँ पे रह गया। तो राजा बोले, दानार्थी बोला कि राजन, आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा है, मैं वापस जाता हूँ। मतलब एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा, उसे भी दान चाहिए था, लेकिन राजा के पास कुछ बचा तो था नहीं। तो वह कहता है, राजा जी अब आपके पास कुछ है नहीं, तो मैं वापस जाता हूँ। तो इसके बाद क्या होता है, घटनाक्रम देखते हैं। तो राजा ने कहा, ठहरो। ठहरो मतलब रुको। राजा ने कहा, रुको, अभी मेरे वस्त्र शेष हैं जिन्हें मैंने दान नहीं दिया है। देखिए, राजा ने उस याचक को रोका और उससे कहा कि रुको, ठहरो, अभी तो मेरे शरीर पर ये कपड़े हैं, जो कपड़े बचे थे राजा। आभूषण, तो आभूषण का मतलब होता है गहना। गहना जो आपके पहने जाते हैं, कड़े वगैरह होते हैं, गले में आपकी चैन वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें, सर पे मुकुट होता है राजा का, ये सारी चीज़ें आपका उन्होंने दान कर दिया था। लेकिन बोले कि मेरे शरीर पर ये कपड़े तो बचे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं राजा। तो दान नहीं दिया है, ठीक है, मेरे वस्त्र हैं जिन्हें मैंने दान नहीं दिया है। और पास खड़ी बहन से अपना तन ढकने के लिए दूसरा वस्त्र मांग कर उसने अपना उत्तरीय उतार कर उस याचक को दे दिया। गदगद स्वर ने जनसमूह ने हर्ष ध्वनि की, राजा चिरंजीव हो, उनका यश अमर रहे आदि नारे लगे। जन जन को अपनी दानशीलता से मुग्ध करने वाले यह राजा और कोई नहीं, दानवीर हर्षवर्धन थे। उन्होंने, उनके पास में उनकी बहन खड़ी थी, तो उनसे कहा कि एक दूसरा वस्त्र लेके आइए, और इन्होंने अपना वस्त्र उतार कर उसको दे दिया जो दान मांगने के लिए आया था। और जब इन्होंने ऐसा किया तो पूरे हर्ष और उल्लास का माहौल वहाँ पे छा गया और उनकी जय जयकार होने लगी। सभी लोग हर्ष में झूमने लगे और उसके बाद वो व्यक्ति चला जाता है और राजा की यश कीर्ति बढ़ जाती है। और वो कौन थे? ये थे हर्षवर्धन। ठीक है, 590 ईस्वी के ज्येष्ठ माह में रानी यशोमती के गर्भ से हर्ष का जन्म हुआ था। मतलब हर्ष की माता का नाम क्या था? रानी यशोमती। कौन था? रानी यशोमती। 590 ईसा पूर्व में। उनके पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के योग्य एवं प्रतापी शासक थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले हूणों का बड़ी कुशलता से दमन किया था। हूण जो थे एक विदेशी आक्रमणकारी थे, जो भारत पे हमेशा आक्रमण करते रहते थे। तो उनके पिता जो थे उनसे हमेशा मोर्चा लेते रहते थे, हमसे हमेशा उनको भगाते रहते थे। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे। जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, वो स्वर्गवास हो जाता है, तो उनके बड़े भाई, हर्षवर्धन के बड़े भाई
राज्यवर्धन गद्दी पर बैठते हैं। जैसा कि शासन प्रणाली उस समय की यही थी कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। इसी बीच मालवा के राजा देवगुप्त ने हर्ष की छोटी बहन राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। मतलब जो मालवा का राजा था उसने क्या किया, देवगुप्त ने हर्ष की छोटी बहन राजश्री, जो मालवा का राजा देवगुप्त था उसने हर्ष की जो बहन थी उसके पति को मार दिया। मतलब हर्ष का जो बहनोई था, जीजा था, उसकी इसने हत्या कर दी। ग्रहवर्मा कन्नौज का राजा था। मतलब जो ग्रहवर्मा था, जो उसकी बहन का पति था, वो कन्नौज का राजा था। ठीक है। राजश्री को कैद करके कारागार में डाल दिया गया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए राजवर्धन ने मालवा पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में विजयी हुए, किंतु लौटते समय बंगाल के राजा शशांक द्वारा मार डाले गए। देखिए घटनाक्रम क्या होता है, जब उनके बहनोई को मार दिया जाता है और उनकी बहन को कारागार मतलब जेल में डाल दिया जाता है, तो इसका ये जो अपमान हुआ था इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन जो थे इन्होंने मालवा पर चढ़ाई कर दी, मतलब हमला कर दिया और युद्ध में विजयी तो हो गए। लेकिन जब वहाँ युद्ध हुआ मालवा में और मालवा पर जीत गए, लेकिन वहाँ से जब लौट रहे थे तो बंगाल का जो राजा था शशांक, बंगाल का राजा शशांक था, उसने उसको मार डाला। ठीक है। बीच रास्ते में उसने रोका और वहाँ पे युद्ध हुआ और वहाँ पे मार दिए गए। हर्ष अभी 16 वर्ष के नहीं हुए थे। हर्ष जो थे, हर्षवर्धन थे, ये अभी 16 वर्ष के नहीं होते, मतलब नाबालिग थे, छोटे बच्चे थे। भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर अत्यधिक दुखी हुए और राजपाट छोड़ने को तैयार हो गए। मतलब वो इतना दुखी हो गए कि उन्होंने कहा अब ये राजपाट मुझे नहीं चाहिए, छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर मंत्रियों ने उन्हें बहुत समझाया और राजा बनने की सविनय प्रार्थना की। तब शिलादित्य उपनाम ग्रहण करके वर्ष 606 ईस्वी में वह कन्नौज के सिंहासन पर बैठे। लेकिन मंत्रियों ने उन्हें और अन्य लोगों ने, उनको सहयोगियों ने समझाया और प्रार्थना की, तब उन्होंने शिलादित्य उपनाम, मतलब हर्षवर्धन के नाम से गद्दी पर नहीं बैठे, वो शिलादित्य के नाम से गद्दी पर बैठे और 606 ईस्वी में वह कन्नौज के सिंहासन पर बैठ गए। तब तरुण हर्ष के सामने दो काम थे, एक तो अपनी बहन को ढूंढ कर लाना, दूसरे अपने भाई के हत्यारों को दंड देना। उनके पास दो काम बचा था। उनकी जो बहन को कारागार में डाल दिया गया था, वो गायब हो गई थी, उनको ढूंढना था, और भाई, उनके जो भाई थे उनके हत्यारों को दंड देना था। इसके लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह इस दोहरी स्थिति से अत्यधिक उद्विग्न हो गए थे। इसी बीच हर्ष के कर्मचारियों ने उन्हें दिग्विजय के लिए प्रेरित किया। हर्ष ने पहले शशांक को परास्त किया, उसके बाद बहन राजश्री का पता लगाया, जो पति की मृत्यु से दुखी होकर जंगल में चिता में जलने जा रही थी। मतलब उनके मंत्रियों ने उन्हें समझाया कि देखिए आप दिग्विजय की शुरुआत करिए, यात्रा करिए, मतलब अब जहाँ तक जाना है पास पड़ोस के और भारतवर्ष को आप जीतने का प्रयास करिए। तो इन्होंने शुरुआत ही मगध वहाँ से की। उन्होंने युद्ध के लिए तैयार हो गए और लड़ने के लिए आगे बढ़ गए। तो ये लड़ने के लिए कहाँ पे गए, तो ये अपनी बहन को ढूंढने के लिए गए थे। कहाँ गया शशांक जो था, शशांक जिसने उनके भाई को मारा था, उसको इन्होंने परास्त किया। पहले उसको परास्त किया, उसके बाद अपनी बहन राजश्री का पता लगाया। उनकी जो बहन थी जिसका नाम राजश्री था, जो गायब हो गई थी, उसका पता लगाया। वो जंगल में जाकर अग्नि में जलने जा रही थी। इसमें देखिए लिखा है कि उसके बाद बहन राजश्री का पता लगाया, जो पति की मृत्यु से दुखी होकर जंगल में चिता में जलने जा रही थी। अपनी बहन को वो ले आए और उसे जीवन पर्यंत अपने पास रखा। ठीक है। फिर अपनी बहन को ढूंढ कर लाते हैं और अपने साथ ही अपने घर पे पूरे उसके जीवन काल तक अपने घर पर उसको रखते हैं। इसके बाद हर्ष ने उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया और अपने राज्य में पूर्ण शांति स्थापित की। मतलब उसके बाद उन्होंने भारत का जो उत्तर भारत था उसके सभी राज्यों को, विभिन्न छोटे बड़े राज्यों को जीता और उन पर अधिकार कर लिया और अपने राज्य में पूर्ण शांति स्थापित कर दी। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने में वह असफल रहे। जब दक्षिण भारत की बारी आई तो वहाँ पे जब युद्ध करने गए तो वहाँ पे मतलब उनको सफलता हासिल नहीं होती है। दक्षिण भारत में उन्हें सफलता
नहीं प्राप्त हुए। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय नामक राजा ने उन्हें नर्मदा नदी से आगे नहीं बढ़ने दिया। जो पुलकेशिन द्वितीय था, चालुक्य साम्राज्य का जो राजा था, चालुक्य नरेश था पुलकेशिन द्वितीय, उन्हें नर्मदा नदी के आगे ही नहीं बढ़ने दिया, वहीं पर उसने इनको रोक दिया। हर्ष एक कुशल सेनापति एवं सूरवीर योद्धा थे। नेतृत्व करने की उनमें अपूर्व क्षमता थी, जिसके बल पर उन्होंने 30 वर्ष से अधिक समय तक शांतिपूर्वक राज्य किया। हर्ष जो थे एक योग्य राजा थे, योग्य सेनापति थे, मतलब अच्छे व्यक्तित्व के थे, जिसके चलते उन्होंने 30 वर्षों तक अपने राज्य का संचालन किया शांतिपूर्वक। हर्ष एक प्रजावत्सल्य राजा थे। प्रजा के हित के लिए उन्होंने अनेक महान कार्य किए। हर्ष के कार्यकलापों के विषय में विशेष वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेखों में मिलता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको मिल गया कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था। ह्वेनसांग ये चीन का यात्री था, चीनी यात्री था। क्वेश्चन बनता है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, तो ह्वेनसांग ने क्या कहा हर्षवर्धन के बारे में, मतलब हर्षवर्धन का जो शासन व्यवस्था थी, शासन की जो कार्यप्रणालियाँ थी, उनका विवरण आपको कहाँ मिलता है, ह्वेनसांग के लेखों में मिल जाता है। जो 630 ईस्वी में भारत में बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों को देखने तथा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को लेने आया था। मतलब वो 630 ईसा पूर्व में भारत आया था, यहाँ पे बौद्ध धर्म के ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, और बौद्ध जो धर्म ग्रंथ थे आपका त्रिपिटक वगैरह थे, उन चीज़ों को लेने के लिए यहाँ पे आया था, उनका ज्ञान अर्जन करने के लिए और पुस्तकों को लेकर चाइना जाने के लिए। ठीक है, हर्ष के समय में भारत को अपने इतिहास के एक अत्यंत भव्य युग को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर्ष धार्मिक विषयों में उदार और विद्या प्रेमी थे। प्रयाग की सभा में वह सभी वर्णों, जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोगों को निष्पक्ष होकर दान देते थे। बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ सूर्य और शिव की मूर्तियों का भी सम्मान करते थे। हर्षवर्धन हमेशा प्रयाग में दान वगैरह करते रहते थे, और जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनको तो सम्मान देते थे ही, साथ में सूर्य देवता और शिव मतलब शंकर जी को भी ये सम्मान और पूजन आराधना करते रहते थे, उनकी मूर्तियों को सम्मान दिया करते थे। वो इतने बड़े दानी थे कि युद्ध सामग्री के अतिरिक्त सब कुछ दान कर देते थे। मतलब वो सब कुछ दान करते थे, लेकिन अपने अस्त्र शस्त्र जो उनके थे, तलवार, ढाल, रथ, ये सारी मतलब जो युद्ध में कार्य करने वाली चीज़ें होती थी, युद्ध के लिए हथियार होते थे, उनको वो किसी को नहीं देते थे और सब कुछ अपना दान कर देते थे। उन्होंने नगरों तथा गांवों के राजमार्गों पर धर्मशालाएं बनवाई, जिनमें भोजन और चिकित्सा का प्रबंध था। उन्होंने नगरों में, गांवों में, शहरों में धर्मशाला बनवाई, जिसमें डॉक्टर की व्यवस्था थी, मतलब वैद्य की व्यवस्था थी, और उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था थी, ये सारी चीज़ें। हर्ष स्वयं विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। देखिए हर्षवर्धन यहाँ पे लिखा है, आप समझ जाएंगे। दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट थे। ठीक है, दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। देखिए हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। आगे देखते हैं। बाणभट्ट ने हर्ष के कौशल, काव्य कौशल, ज्ञान और उनकी मौलिकता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। हर्ष ने संस्कृत भाषा में रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हर्ष ने संस्कृत भाषा में हर्ष की जो रचनाएं हैं उनको देख लीजिए 3 नंबर पे। हर्ष की रचना, ठीक है, हर्ष की रचनाएं क्या है? नागानंद है, रत्नावली, नागानंद, रत्नावली, एक तो रत्नावली हो गई, एक तो हो गया नागानंद हो गया, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये आपका हर्षवर्धन की रचनाएं हैं और ये आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हर्षवर्धन की रचनाएं क्या है? अब देखिए प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये इनकी 3 रचनाएं हैं। और ये क्या है? ये नाटक हैं। क्या है ये नाटक हैं। ये सारे के सारे आपके नाटक हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये चीज़,
पूछ ले कि हर्षवर्धन के नाटक कौन है तो कंफ्यूज मत होइएगा, सीधा बताइएगा कि रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन के नाटक हैं। ठीक है, राजा होने के साथ साथ एक कवि भी थे, साथ ही एक व्याकरण ग्रंथ की भी रचना की। प्राचीन भारत के साहित्यिक समालोचनों में हर्ष को उच्च श्रेणी का कवि माना जाता है। जो प्राचीन भारत है उस समय में हर्ष को एक उच्च श्रेणी का कवि माना जाता है। उक्त रचनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य निबंध हैं जिनकी रचना का श्रेय हर्ष को ही दिया जाता है। इनके अलावा भी कई चीजें हैं जिसका श्रेय आपका हर्ष को दिया जाता है। हर्ष सरकारी जमीन की आय का 1/4 विद्वानों को पुरस्कृत करने में और दूसरा चतुर्थांश विभिन्न संप्रदायों को दान देने में खर्च करते थे। मतलब सरकारी जमीन जो होती थी वो रचना करने कवियों में, विद्वानों में बांटते थे और जो अपने राज्य के लोग थे उनको भी ये दान में दिया करते थे। विद्वान कवियों के अतिरिक्त अच्छे धर्म प्रचारक भी उनकी राजभाषा की शोभा बढ़ाते थे। इसमें सागरमती, प्रज्ञा रश्मि, सिंह रश्मि और वेनसांग आदि प्रमुख हैं। तो ये आप सुन लीजिए ध्यान से कि इनके धर्म प्रचारक भी उनकी राजसभा में से, मतलब इनके दरबार में कौन कौन था तो सागरमती थे, प्रज्ञा रश्मि थे, सिंह रश्मि थे और वेनसांग थे। ये लोग इनके दरबार में रहते थे। हर्ष की नीति अहिंसावादी थी। ये अहिंसक थे, मतलब गांधी जी अहिंसावादी थे ना, तो हर्षवर्धन अहिंसावादी था। हालांकि गांधी जी और हर्षवर्धन की कोई तुलना नहीं है। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के समय के थे, हर्षवर्धन इतिहास काल के थे। मैं एक ऐसे सिमिलर बताने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने अपने राज्य में सर्वत्र मांसाहार को निषेध कर दिया। ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ ले कि किस राजा ने अपने राज्य में मांस खाने के लिए मना कर दिया था तो हर्षवर्धन है। कि हर्षवर्धन ने अपने पूरे राज्य में मांस सेवन के लिए मना कर दिया था, मतलब रोक लगा दी थी, बैन कर दिया था। उन्होंने जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी तथा कठोर दंड का प्रावधान कर दिया था। मतलब जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। अगर जीव हत्या पर रोक लगा दी थी तो इसका तात्पर्य है कि वो पर्यावरण संरक्षण थे, मतलब पर्यावरण के प्रति उदारवादी थे, पर्यावरण को बचाए रखना चाहते, क्योंकि जीवों से ही पर्यावरण का संरक्षण है। आगे देखते हैं क्या है। उन्होंने जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी तथा कठोर दंड का प्रावधान कर दिया था। हर्ष के समय में वास्तुकला, शिल्प, गृह निर्माण के अतिरिक्त विविध कलाओं में भी भारत उन्नत था। वेनसांग ने उस काल के नाना प्रकार के वस्त्रों का विशेष उल्लेख किया है। नगरों में कन्नौज, प्रयाग, मथुरा, थानेश्वर, हरिद्वार, रामपुर, पीलीभीत, अयोध्या, कौशाम्बी, वाराणसी, रंगपुर आदि विशेष रूप से समृद्ध एवं विकसित थे। ये जो राज्य थे ये उस समय के समृद्ध और विकसित राज्य थे। ठीक है, यहाँ पे सुख सुविधाओं से लैस था। ये नगर स्तूपों, विहारों, मंदिरों, अतिथि भवनों, धर्मशालाओं एवं सब प्रकार की सुख सुविधाओं से पूर्ण थे। वही बात मैंने बोली है। हर्ष के शासनकाल में भारत का आंतरिक शासन सुव्यवस्थित हो गया था, जिसके फलस्वरूप विद्या, व्यापार, संस्कृति, कला आदि क्षेत्रों में बहुमुखी विकास हुआ और पड़ोसी देशों में भी इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह लोग भारत को विवेक और संस्कृति का केंद्र मानकर अपनी ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के लिए इस पूर्ण भूमि की शरण में आए। मतलब यहाँ का इतना गुणगान हुआ कि विदेशी भी भारत आने शुरू हो गए, मतलब भारत दर्शन के हित के लिए, मतलब भारत दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आने शुरू कर दिए। हर्ष के काल में भारत का आंतरिक शासन सुव्यवस्थित हो गया था, जिसके फलस्वरूप विद्या, व्यापार, संस्कृति, कला ये सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है, पड़ोसी देश भी इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोग भारत को विवेक और संस्कृति का केंद्र मानकर अपनी ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के लिए इस पुण्य भूमि के शरण में आए। हर्ष बहुमुखी प्रतिभा और विलक्षण चरित्र के कारण एक साथ ही राजा, कवि, योद्धा, विद्वान, राशि और साधु स्वभाव के थे। मतलब ढेर सारे गुणों से सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं। सर्वगुण संपन्न ढेर सारे गुणों से राजा हर्षवर्धन लैस थे। ठीक है, लैस थे, मतलब सारे गुण उनके अंदर थे। बौद्ध धर्म का अध्ययन पूरा कर चीन लौटते समय वेनसांग ने कहा, वेनसांग जो था हर्षवर्धन के दरबार में आया था, चीन जब लौटने लगा तो उसने क्या कहा, मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। अब ये देखिए, ये कोटेशन आप याद कर लीजिएगा कि वेनसांग ने किसके लिए कहा था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये किसने कहा है। मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया
संपर्क में आया किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। संपर्क में आया किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं, किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं, किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। मैं अनेक, देखिए इसको इन्वर्टेड कामों में हम डाल देते हैं, मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। जब हर्ष ये वेन सांग किसने कहा? वेन सांग। कब कहा? चीन लौटते समय। चीन लौटते समय, चीन लौटते समय वेन सांग ने कहा मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया लेकिन हर्ष जैसा कोई नहीं। कब कहा? जब चीन वो वापस जाने लगा। एक लाइन और देखते हैं, मैं अनेक देशों में भ्रमण किया है किंतु भारत जैसा कोई देश नहीं। भारत वास्तव में महान देश है और उसकी महत्ता का मूल है उसकी जनता तथा हर्ष जैसे उसके शासक। तो ये भारत का बखान करते हुए चला जाता है और काफ़ी खुश होता है। तो अब ये लेसन समाप्त हो गया। महत्वपूर्ण चीज़ों पर एक बार नज़र कर लेते हैं। वेन सांग चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसका दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। हर्ष की रचनाएं कौन थी? रत्नावली थी, नागानंद था, प्रियदर्शिका थी। ये सारे के सारे नाटक हैं। मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं, वेन सांग। और वेन सांग ने कहा, उसका कोटेशन है और ये चीन लौटते समय बोला था। बाणभट्ट की भी ढेर सारी रचनाएं हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस सेट में लेंगे। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो ये किताब में सिर्फ उसी को यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक्स्ट्रा चीज़ें जब हम प्रैक्टिस करेंगे, लाइव प्रैक्टिस बहुत जल्द हम शुरू करेंगे, तो हम वहाँ पे आपसे पूरे बढ़िया से क्वेश्चनों की श्रृंखला चलेगी। फिर वहाँ पे हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो चलिए अगला जो लेसन है पाठ 8, लेसन 8 जो है, इसमें आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। तब तक के लिए नमस्कार।